अच्छा, ये आपका टॉपिक है हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। हीट प्रोडक्शन के लिए बेसिकली दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स वगैरह हैं, फिशेस वगैरह हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो कि सोलली डिपेंड करते हैं। उनका मेटाबॉलिक हीट जो है वो इतनी लेस होती है कि वो बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन रख पाते और बाहर की हीट पे डिपेंडेंट होते हैं। जबकि एंडोथर्म्स कहलाते हैं बर्ड्स और मैमल्स। एंडोथर्म्स का मतलब होता है कि इनके अंदर अपनी सफिशेंट मेटाबॉलिक हीट होती है, इतनी खुराक से या अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से इतनी हीट जनरेट कर सकते हैं कि दे कैन कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, ये बाहर जो भी टेम्परेचर हो, कम हो ज़्यादा हो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। अब अपनी एंडोथर्मी को मेंटेन रखने के लिए इनको वो जो हीट जनरेट करते हैं वो किस किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। शिवरिंग यानी आप अक्सर देखते हैं कि ठंड में हमारा जिस्म कँपकँपाना शुरू कर देता है। सर्दी जब लगती है तो पूरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, दांत बजना शुरू हो जाते हैं और शिवरिंग शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली हमारे अंदर हीट जनरेशन का मैकेनिज़्म है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारा जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बाहर ठंड होने की वजह से डाउन जाता है, तो आपके हाइपोथैलेमस, जो आपका ब्रेन का एक सेंटर है टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, उसमें से ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं जो आपके स्केलेटल मसल्स तक जाते हैं और उनके अंदर जो है वो फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देते हैं। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटीपी हाइड्रोलाइज होते हैं, टूटते हैं, और एटीपी जब भी ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी को हीट अप करती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल से जो हीट जनरेट होती है उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ये फ़्लाइट में, रनिंग में, इसमें जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा होता है ना, तो स्पेशली उस टाइम पे ये जनरेट हो जाती है। ये इनवॉलेंट्री भी होती है और जब हम चलते फिरते हैं, आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या बर्ड्स उड़ते हैं तो उस वक्त भी ये हीट जनरेट हो सकती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से। दूसरा होता है मेटाबॉलिक हीट, यानी जिसको हम एटीपीएस पम्प एंजाइम कहते हैं। इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर से हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। जब हमें ठंड लगती है तो मैंने बताया हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और बाकी वो सिग्नल्स जाते हैं। एक तरफ उसने शिवरिंग स्टार्ट करवाई है, दूसरी तरफ यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, वहाँ से थायरॉक्सिन रिलीज़ होगा। थायरॉक्सिन जैसे ही रिलीज़ होता है हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हमारे जितने सेल्स हैं बॉडी के, उनकी अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें सोडियम पंप्स हैं, उनको ये जाके एक्टिवेट करता है। जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होते हैं बहुत सारा सोडियम अंदर रश कर जाता है। रश जब करके अंदर आएगा तो उसको फिर बाहर निकालने के लिए एटीपी लगाना पड़ता है, एनर्जी लगा के बाहर निकाला जाता है। और एटीपी को जब बाहर भेजा जाएगा, सॉरी सोडियम को, तो एटीपी टूटेंगे और उससे हीट जनरेट होगी और बॉडी गर्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है शिवरिंग, नॉन शिवरिंग के बावजूद, तो तीसरी चीज़ आ जाती है कि हमारे अंदर जो फैट्स हैं, स्पेशली जो ब्राउन फैट कहलाते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, चर्बी जिसको कहते हैं। वैसे तो इसका वाइट कलर होता है, स्टोरेज है फैट्स का, लेकिन कुछ ऐसी फैट्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, जो कि पावर हाउस कहलाता है सेल का, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से इस फैट का कलर ब्राउन हो जाता है। तो जब इस फैट की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो उसकी ब्रेकडाउन से भी एटीपी जो है वो उनकी ब्रेकडाउन होती है और वहाँ पे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है बॉडी को वार्म अप करने के लिए। ठीक है, फिर जो खाया पिया है उसकी ब्रेकडाउन से हीट प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिक हीट कहलाती है। देन आपके अभी मैंने बताया है कि हमारा हाइपोथैलेमस बेसिकली पूरी बॉडी को देख रहा होता है कि कब इसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है। जब डाउन जाता है तो हीटिंग सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कूलिंग सेंटर हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी बॉडी को दोबारा से टेम्परेचर डाउन करने के प्रोसेस में लग जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है कि कभी बॉडी को टेम्परेचर नीचे करना, कभी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर करना, तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। थर्मोरेगुलेशन इज़ अ फीडबैक मैकेनिज़्म कि जिसमें हाइपोथैलेमस जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ड्यू टू हॉट एनवायरनमेंट,
तो हाइपोथैलेमस वो सारे प्रोसेस शुरू करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाए। उसमें वो स्वेटिंग प्रोड्यूस है, आप पसीना आना शुरू हो जाएगा, पेंटिंग है, बॉडी की किसी न किसी तरीके से बॉडी का टेम्परेचर डाउन करना है। इसी तरह से जब 37 से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हो जाता है बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और हमारे अंदर हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करवा देता है, ताकि 37 से जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है दोबारा वापस 37। तो ये सारा फीडबैक मैकेनिज़्म है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर टेम्परेचर कम कर रहा है तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। फिर आपका टॉपिक आ रहा है यहाँ पे हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के। बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जानदार जो हैं, स्पेशली ख़ासकर ये आपको हाइबरनेशन रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में नज़र आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो कुछ कहीं कहीं कोई ऐसे मैमल्स भी हैं जो हाइबरनेट कर जाते हैं, जो कि स्पेशली पोलर एरिया में रहने वाले जो होते हैं एनिमल्स, जो बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं या बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो जब शदीद सर्दी पड़ती है तो वो डीप बरोज़ में चले जाते हैं। बॉडी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है और वो इनएक्टिविटी का एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, इवन 6 मंथ्स तक भी होता है। जितना अरसा ठंड रहती है वो छुपे रहते हैं। इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। इसका उलट है एस्टिवेशन, कि जब शदीद गर्मी पड़ती है तो तब भी पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। ये डीप ठंडी बरों में जाके छुप जाते हैं और उस गर्मी के पीरियड को अवॉइड करते हैं, तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। फिर जैसे पोलर बियर है तो वहाँ चूँकि पोल्स पे रहता है तो वहाँ पे 7-8 महीने ठंड पड़ जाती है, तो ये लंबी स्लीप में चले जाते हैं, नीचे गारों में जाके बर्फ़ के अंदर अपनी वो बनाते हैं डेंसी, और उसके अंदर जाके ये सो जाते हैं और लंबे अरसे तक वो स्लीप में पड़े रहते हैं, और फिर बेदार होके तो वापस जब दोबारा थोड़ा सूटेबल टेम्परेचर होगा तो ये बाहर आ जाते हैं। तो ये तो थी थर्मो रेगुलेशन। देन आपके पास आ जाएगा अगला टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, नाइट्रोजनस वेस्ट का स्पेशली जिस्म से निकालना, रिमूव करना, और ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर नमकियात का और पानी का बैलेंस रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एनिमल्स मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अगर हम देखें तो इसकी बेस पे 2 कैटेगरीज जानवरों की बनाई गई हैं। एक को कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं और दूसरों को ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। अगर तो एनिमल ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है कि जो बाहर वाटर के अंदर सॉल्यूट और पानी की कंसंट्रेशन है वही सेम कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में ब्लड के अंदर भी हो, तो लॉस ऑफ आयंस और लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, यानी जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही बाहर से अंदर आ जाएगा, तो उनको किसी मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आयंस और वाटर को बैलेंस करने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। दूसरी ग्रुप आ जाता है कि वो एनिमल्स जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ या तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उनके बॉडी फ्लूइड्स के मुकाबले में, तो फिर क्या मसला होता है कि उनका अपना वाटर बाहर निकल जाएगा सारा, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में वो रहेंगे। इसी तरह इसके उलट है कि कोई ऐसे जानदार हैं कि जिनके ऐसे पानी में रहते हैं जहाँ बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो वहाँ पे मसला होता है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी एंटर हो जाता है। तो उससे भी बचने के लिए दे हैव टू रेगुलेट कि जहाँ ज़्यादा पानी है उससे कैसे बचना है, या जहाँ बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है अपना पानी बाहर जाने से कैसे बचाना है, इसके लिए उनको रेगुलेशन करनी पड़ती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। यानी वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनकी बॉडी का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्राम द आउटर एनवायरनमेंट, सो दे नीड टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस इनसाइड द बॉडी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इसमें फ्रेश वाटर के एनिमल्स, मेरीन के एनिमल्स, समंदरों में पाए जाने वाले, और तीसरे नंबर पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब आ जाएँ ऑस्मो रेगुलेशन तो ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आ जाएँ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वैसे तो बेसिकली वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी आता है, जो कि रेस्पिरेशन में हम मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं। वाटर भी रेस्पिरेटरी सरफेस से एवापोरेट कर जाता है,
मेटाबॉलिक वाटर, उसके अलावा हमारी बॉडी में जो पैदा होता है मेटाबॉलिक वाटर प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो यूरिन की फॉर्म में जिस्म से बाहर जाते हैं। मुख्तलिफ़ एनिमल्स में मुख्तलिफ़ तरीके हैं नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो यूरिया हो, यूरेन हो, तो किसी भी शक्ल में बॉडी से अगर रिलीज़ करना है तो मुख्तलिफ़ सिस्टम्स मौजूद हैं प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम है। सबसे पहले प्रोटोजोन्स में आ जाए, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह में, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वेस्ट मटेरियल, चूँकि ये लोग ज़्यादातर ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं प्रोटोजोन्स हैं ये पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ख़ास किस्म के वैक्यूल हैं जो एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो जाता है उसको ये इकट्ठा करते हैं और देन रिलीज़ आउट ऑफ द बॉडी और जिस्म से बाहर फेंक देते हैं। इसमें स्पॉन्जेस और फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स इसके अंदर शामिल है जिनके अंदर ये फ्रेश वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगला आ जाए तो दूसरा सिस्टम जो हमें इनवर्टिब्रेट्स में नज़र आता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया आपको ज़्यादातर प्लेटी एलिमेंट्स में मिलेगा, फ्लैट वर्म्स में मिलेगा, प्लेनेरिया में मिलेगा, इसके अलावा कुछ एनिलिडा के अंदर भी है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया अर्लीस्ट फॉर्म है, समझ लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ है। ये ट्यूब्स हैं, नेटवर्क है जो कि बॉडी में अलॉन्ग द लेंथ रन करती हैं, लंबी नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स हैं और क्लोज टिब्यूल्स हैं, इनकी अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है, जहाँ इनका सिरा होगा आप देखेंगे आगे से बंद होगा। सो दे डोंट हैव एनी इंटरनल ओपनिंग, इनकी इंटिब्यूलर सिस्टम का अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, दे ओनली ओपन आउटसाइड थ्रू नेफ्रिडियोपोर, ये सिर्फ बाहर की तरफ खुलती हैं और बाहर खुलने वाला जो पोर है जो सुराख है उसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। वहाँ से ये अपनी बॉडी से वेस्ट और वाटर वगैरह जो भी बाहर रिलीज़ करना है करते हैं। अब ये जो प्लेनेरिया ये फ्रेश वाटर में रहता है तो इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर बाहर से एंटर हो जाता है, तो इसको सबसे बड़ा मसला है इस एक्स्ट्रा वाटर को जिस्म से बाहर निकालना। तो इसका जो ये प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है ये एक्सक्रीशन से ज़्यादा उसमें रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन के लिए इट हैज़ अमोनिया, अमोनिया चूँकि गैशियस फॉर्म में है वो फ़ौरन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और वो भी इस पानी के साथ बाहर निकल जाती है। अब इस ट्यूबुलर सिस्टम को अगर देखें तो आपको यहाँ पे हर ट्यूब के एंड पे आगे से जो बंद सिरा है वो आगे से इस तरह का नज़र आ रहा है, हर ट्यूब एंड पे इस शक्ल की है। इस सेल को फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल क्या है, क्यों कहते हैं इसको, कि इसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव कैन सी द टफ्ट ऑफ सिलिया, इसमें एक गुच्छा सा नज़र आता है हमें सिलिया का, कि जो जब बीट करता है तो ऐसे लगता है जैसे मोमबत्ती का शोला टिमटिमा रहा हो, तो इसलिए इसका नाम जो है वो फ्लेम सेल रखती है। तो इस ट्यूबुलर सिस्टम में बेतहाशा फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर सिलिया बीट करते हैं। जब ये बीट करते हैं तो इसके अंदर लिक्विड इस बीटिंग की वजह से आगे मूव करता है, तो ये फ्लेम सेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अब पूरी इसकी बॉडी से लिक्विड और पानी और उसके अंदर डिज़ोल्व अमोनिया को सारे ये बीटिंग ऑफ सिलिया की वजह से वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा एंड देन मूव करते 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 नेफ्रिडियोपोर से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया। डिफरेंस याद रखिएगा प्रोटो और मेटा का कि इसमें इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग है, प्रिमिटिव सिस्टम है। इसके बाद जो थोड़ा सा एडवांस सिस्टम आ जाता है वो कहलाता है मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया एनिलिडा के अंदर हमें नज़र आता है, अर्थवर्म वगैरह के अंदर। मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया में मेन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग भी है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी है, यानी ये बॉडी के अंदर भी ट्यूब ओपन है और बॉडी के बाहर भी ओपन होती है। दूसरा ये है कि मेटानेफ्रिडिया जो है वो ये भी ट्यूबुलर टाइप की है, लेकिन इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं, जबकि प्रोटोनेफ्रिडिया में कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। इनकी सेगमेंटल अरेंजमेंट है अर्थवर्म के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर वी कैन सी टू मेटानेफ्रिडिया, यानी हर एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है, ये उससे पिछला सेगमेंट है, ये उससे पिछला है, हर सेगमेंट के अंदर जो है वो एक पेयर ऑफ नेफ्रिडिया मौजूद है मेटानेफ्रिडिया का। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको हम ये देख रहे हैं, ये सेप्टा है एक सेगमेंट का और उसको फाड़ते हुए ये अंदर की अगले वाले सेगमेंट में, यानी ऐसे ही अरेंजमेंट होती है कि मेटानेफ्रिडिया का बाकी सारा पोर्शन एक सेगमेंट में, लेकिन उसकी ओपनिंग जो है वो उससे अगले वाले सेगमेंट में होती है। इस ओपनिंग को, जो इंटरनल ओपनिंग है जो बॉडी के अंदर ओपन हो रही है इस ट्यूब का, उसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। यहाँ से वेस्ट मटेरियल वाटर के साथ एंटर होता है, इस लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल में से जब गुजरता है तो उसमें से वाटर और एसेंशियल मिनरल्स वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और पास होते होते एंड में जब पहुँचता है तो सिर्फ यूरिया रह जाता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है
और वो इस नेफ्रिडियोपोर से जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। चूँकि ये लैंड पे रहते हैं ज़्यादातर, एनिलिडा अगर पानी में भी हों तो इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादातर, अगर एक्वाटिक है तो अमोनिया होगा, लेकिन अगर लैंड पे हैं तो दे एक्सक्रीट यूरिया, तो यूरिया रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको पानी ज़्यादातर ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मिनरल्स भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो दिस इज़ मेटानेफ्रिडियम। यहाँ पे डिफरेंस भी हमें नज़र आ रहा है मेटा और प्रोटोनेफ्रिडिया का, कि इसकी इंटरनल ओपनिंग भी होती है, एक्सटर्नल भी है। प्रोटोनेफ्रिडिया की इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं होती है। फिर इसमें ब्लड सप्लाई है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। नेफ्रिडिया के अंदर मेटानेफ्रिडिया मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि प्रोटोनेफ्रिडिया यूनिसेलुलर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ट्रू नेफ्रॉइड्स और नेफ्रॉन्स हैं, दे आर प्रिमिटिव टाइप का है, और ये उससे थोड़ा एडवांस टाइप का है। ये एनेलिडा में है और ये कुछ एनेलिडा में है, ज़्यादातर ये प्लेटी एलिमेंट्स में नज़र आता है। फिर आ जाए इनसे भी अगले ग्रुप पे, तो आगे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। एंटीनल ग्लैंड्स हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, मेल्पिजियन टिब्यूल्स हैं, तो इस तरह के नाम हम देखेंगे। एंटीनल ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये क्रस्टेशिया के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम में अगर आएँ तो क्रस्टेशियन ग्रुप है, जो समंदरों में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के, वो क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं, क्लास है इनकी। और उसके अंदर हमें एंटीनल ग्लैंड्स, यानी उसके सर पे जो एंटीना होते हैं उनकी बेस में ये ग्लैंड मौजूद होते हैं। दो छोटी छोटी थैलियाँ हैं जो पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, और इनकी अपनी एक लंबी डक्ट होती है जिसके ज़रिए ये बॉडी से बाहर उसको रिलीज़ कर देती हैं। क्रस्टेशियंस के अंदर ये एंटीनल ग्लैंड्स कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ में गिल्स जो हैं वहाँ से भी एक्सक्रीशन होती है। देन मैक्सिलरी ग्लैंड पे अगर आ जाएं तो नाम मैक्सिला जो है, ये अपर लिप यानी अपर जॉ जो होता है उसको मैक्सिला कहते हैं। तो वो क्रस्टेशियन जैसे लॉबस्टर, शिम्प्स वगैरह हैं, क्रैब्स वगैरह हैं, इनके अंदर हमें मैक्सिलरी ग्लैंड्स नज़र आते हैं, यानी जहाँ इनका मैक्सिलरी सेगमेंट होता है, मैक्सिलरी अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये यानी माउथ पार्ट से रिलेटेड है। इनके मुंह के पास मैक्सिला मैंने बताया अपर जॉ को कहते हैं। तो जो इनके माउथ पार्ट्स हैं वहाँ पे ये इसके ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका मौजूद है, जिसको मैक्सिलरी ग्लैंड कह रहे हैं। और ये वेस्ट मैटर को बॉडी से कलेक्ट करने के बाद इसको रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वहाँ से रेक्टम से होता हुआ यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएं तो लैंड इंसेक्ट्स हैं, ये जो कॉकरोचेस वगैरह हैं, मच्छर मक्खियाँ हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको मेल्पिजियन टिब्यूल कहते हैं। मेल्पिजियन टिब्यूल्स जहाँ इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम में इंसेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, उंगली नुमा भार हैं, जो कि सीलोम से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं और रेक्टम के अंदर डाल देते हैं। वहाँ से ये रेक्टम से जब गुजर के एनस तक पहुँचता है तो ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सेमी सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में इसका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती हैं। यूरिया नहीं है बल्कि यूरिक एसिड होता है। और ये लैंड इंसेक्ट्स में हमें मेल्पिजियन टिब्यूल्स नज़र आती हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच होता है। नेक्स्ट है जी कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड्स हमें स्पाइडर्स में नज़र आते हैं, अरेक्निड्स में, स्कॉर्पियन वगैरह में नज़र आते हैं, और ये भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं स्कॉर्पियन या स्पाइडर्स के अंदर। इनके अंदर वेस्ट मटेरियल, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे सैक्स हैं, ये सीलोम से यानी उसके पेट से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, और देन डिस्चार्ज उसको जो है वो उसकी जहाँ पे टांगे होती हैं उनकी बेस पे इनकी ओपनिंग होती है और वहाँ पे ये उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमें नेक्स्ट इसकी डायग्राम्स भी नज़र आ रही हैं सारी। ये हमें प्रॉन है, ये इसके अंदर ये आपको ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, इनको ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी ट्यूब्यूल है, एंड देन इट एक्सक्रीट्स आउट। ये यहाँ से शुरू हो रहा है एंड देन ये रेक्टम है, स्वेलन पोर्शन है रिलीज से पहले, और यहाँ से फिर ये नेफ्रिडियोपोर टाइप स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी पोर है, ये मैक्सिला की बेस पे या एंटीना की बेस पे होता है, ये उसको रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे ये स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर के अंदर ये हमें इनका कॉक्सल ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये कॉक्सल ग्लैंड है, ये इसकी लंबी डक्ट है, और यहाँ से एक्सक्रीटरी पोर है, ये रिलीज़ कर रहा है। ये इंसेक्ट्स के अंदर मेल्पिजियन टिब्यूल का स्ट्रक्चर है, ये रेक्टम है, और रेक्टम के साथ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो दो धागे से नज़र आ रहे हैं ये मेल्पिजियन टिब्यूल कहलाते हैं।